हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई परेशान होता है, किसी को घाटा लग गया, किसी को मिसफॉर्चून हो गया, कोई घर में डेथ हो गई, तो जब भी कोई रिलेटिव्स आते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में से लोग आते हैं मिलने के लिए, तो 10 में से 1 कहानी ऐसी होती है कि वो शायद वास्तु अच्छा नहीं है घर का, इसलिए दरवाज़ा यहाँ से हटा के वहाँ लगा दो, ये किचन आपका यहाँ है वहाँ ले जाओ, आपके घर में मंदिर नहीं है तो मंदिर बना लो, पूजा का स्थल नहीं है। ये क्या वास्तु है? ये इन चीज़ों से लाइफ कैसे अच्छी हो जाएगी, मुझे कभी समझ में नहीं आया। वास्तुशास्त्र यदि हम ज़्यादा मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, क्या है एक्चुअली, हमें क्या करना चाहिए, मैं इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। थोड़ा-सा ब्रीफ दे देता हूँ कि जब से हमारी सिविलाइजेशंस हुआ है, कुछ न कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन का या निर्माण का कार्य चालू हुआ, तो कुछ एक सेट रूल्स आए। तो वास्तु विद्या या वास्तुशास्त्र भी उनमें से एक है, जिसमें बहुत सारे सूत्र श्लोक्स हैं, और वो श्लोक के थ्रू आता गया। तो वैदिक स्क्रिप्चर से लेके फिर ये भी चर्चा होती है कि जब इंडस सिविलाइजेशन था तो उसमें भी काफ़ी ये प्रॉस्पर हुआ वास्तुशास्त्र, और उसके बाद आफ्टर क्राइस्ट भी आप देखोगे तो बहुत सारे आपको इसके मिलेगा, लिटरेचर मिलेगा। लेकिन किसी लिटरेचर में ये नहीं है कि ये छोटी-छोटी आप ठीक-ठाक परिवार के हैं तो 1 लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्च कर दो और वास्तु ठीक कर लो, घर का तो सब हो जाएगा। जीवन जीने की बहुत सारी कलाएँ हैं, उनमें से एक कला वास्तुशास्त्र है। थोड़ा-सा ठीक करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी जीवन को चारों तरफ से ठीक करना पड़ेगा। तो वास्तुशास्त्र में बेसिकली जो है, और जो सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। ये तीनों एक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांचेस हैं जो समय के साथ इवॉल्व होती गई है। जो हम वास्तुशास्त्र कहते थे पहले, तो वास्तुशास्त्र में बेसिकली हमें एक था कि जो घर का अलाइनमेंट है या हमारे मंदिरों का अलाइनमेंट है, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको कैसा ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट दें, या जो थर्ड डायमेंशन जो हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसका स्पाशियल ज्योमेट्री कैसे इसका निर्माण हो, इस वे में दिया गया था। तो क्या होता है कि वास्तुशास्त्र में 3 चीज़ों की महत्ता है। एक है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन या स्पाशियल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आप कह सकते हो। दूसरा आप कह सकते हो कि सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर, और थर्ड आप है जो इसमें वास्तु में ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ये जो डायरेक्शनल अलाइनमेंट है बिल्डिंग का, उस पे जोर दिया जाता है। ज़्यादातर लोग ये जो डायरेक्शनल अलाइनमेंट है उसी पे ध्यान दे के वास्तु को ख़त्म कर देते हैं, ज्योमेट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर आप सोचिए कि उसमें सिमेट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप बिल्डिंगों को देखेंगे कि मुंह एक कोने में बना हुआ है, बिल्डिंग पीछे से पूरा का पूरा ब्लॉक किया हुआ है, नई खिड़की है, नया और कुछ है, सारा एक किलेबंदी करती गई है। ये वास्तु नहीं है। ये 3 चीज़ें उन्होंने दी थी, क्यों दी थी? 5 एलिमेंट्स समझाए थे उन्होंने कि जो हमारा नभ, थल, जल, अग्नि, वायु, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इनको कैसे कैप्चर किया जाए। ये जो कॉस्मिक एनर्जी का कंसेप्ट दिया गया था वास्तुशास्त्र में कि कॉस्मिक एनर्जी को कैसे हार्नेस किया जाए, ये 5 एलिमेंट जो हमें जीवन देते हैं, उनको कैसे हम ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं हमारे जीवन को। तो ये 5 जो एलिमेंट हैं और जो ये 3 इसके प्रिंसिपल हैं मेजर, उसको लोगों ने बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। लाइक कि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसको इतना जोर दिया हुआ है कि वो भारी होना चाहिए। तो भारी होने का मतलब क्या हुआ? कुछ ज़्यादातर शहरों में आप देखोगे कि जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, बंगलो जैसे है, या सेपरेट ड्वेलिंग्स हैं गाँव में, तो एक साउथ वेस्ट में वो एक उनको मंत्र बताते हैं कि यहाँ पे एक पिलर बना लो, ये पार्ट सबसे ऊंचा होना चाहिए। एक्चुअली ये हैवी होना चाहिए था। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जो सन का मूवमेंट है ईस्ट थ्रू साउथ से होके वेस्ट में जब सन सेट होता है तो हीटिंग होती है साउथ साइड में, साउथ टू वेस्ट साइड में इवनिंग टाइम में हीटिंग होती है, तो वो हैवी होना चाहिए। हैवी का ये मतलब था कि जो उनकी जो वॉल विड्थ थी ब्रिक्स थी नहीं,
दूसरे मटेरियल से घर बनते थे, तो वो करीब-करीब 1 डेढ़ 2 फुट की होनी चाहिए ताकि हीटिंग कम हो। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं उनको कैसे कैप्चर किया जाए, ये एक प्रिंसिपल था। तो अभी उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपका वास्तु खराब हो गया, आपके जो भी अनफॉर्च्यून कुछ भी हो रहा है, अनफॉर्चुनेट हो रहा है आपके घर में, आपके परिवार में, ये इसकी वजह से हो रहा है। आपका किचन यदि नहीं है यहाँ पे यदि ईस्ट में नहीं है या साउथ ईस्ट में नहीं है, तो इस गलत है। तो मैं आपको ये कह दूं कि होना चाहिए, अच्छा है ये, हमें 5 जो एलिमेंट्स हैं इनको हार्नेस करना चाहिए। जो प्लेनेटरी मूवमेंट है उसका असर होता है, डेफिनेटली होता है। और ये हमारा एस्ट्रोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उससे भी ये पता चलता है कि हमें प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से हमारा जीवन को कैसे हम अच्छे से लिव कर सकते हैं। तो अब इश्यू ये रहा कि घर में पूजा कोई करता ही नहीं है, और आप एक मंदिर बना के छोड़ देते हो, पूरे रूम को एक मंदिर बना के छोड़ देते हो, कभी सफाई नहीं होती। कुछ दिन जब तक आपके घर में प्रॉब्लम है, तब तक आप उसको थोड़ा बहुत पूजा अगरबत्ती करते हो, फिर से ठीक हुए और वो ऐसे ही पड़ा है। एक ही रूम का घर है, उसमें से आधा रूम में मंदिर बना दिया, तो ये कोई तरीका नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी जिस जो फोकस पॉइंट है उस पे आता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और वास्तु में कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब पुराने ज़माने में मैं बोल दूं कि 2000-3000 साल पहले का जो हमारा कंस्ट्रक्शन के मेथड्स थे, तो लोकल मटेरियल जैसे स्टोन है या मड है, इनसे मकान बनते थे। तो थिकनेस इज़ वेरी क्रूशियल एलिमेंट। तो उसी से हम सारी ये 5 एलिमेंट को कैप्चर करते थे, और अच्छा एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का के थ्रू हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता था घर में रहने के लिए। तो अभी जब सिविल इंजीनियरिंग का हमारा डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें क्या है कि स्ट्रेंथ जो है वो इतनी अच्छी अचीव हुई है कि हमें इतना 2 फीट का या 1.5 फीट का वो नहीं चाहिए हमें। हमारा जो ऊपर का छत का स्लैब है वो 4 इंच या 5 इंच का हो गया, जो पहले 12 इंच का या इवन 18 इंच तक होता था, जो उसकी ज़रूरत नहीं रही है। हमारे पास अभी विकसित टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे विकास हुआ है, 2000-3000 वर्ष से चला आ रहा है, 1000 वर्ष, 500 वर्ष, अभी लास्ट 2 सेंचुरी में काफ़ी इसका सिविल इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ है। और हमारा जो मटेरियल है, जो मटेरियल स्ट्रेंथ है, वो सिविल इंजीनियरिंग ने इतनी अच्छी अचीव की है कि अभी उतने थिक कंपोनेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। रहा बात की कि इन फिर 5 एलिमेंट्स का कैसे कैप्चर करेंगे, तो इसमें एक आर्किटेक्चरल व्यू मिलता है कि जब आर्किटेक्चर आया, तो आर्किटेक्चर का मेन जो पर्सपेक्टिव है सिविल इंजीनियरिंग से डिफरेंट। सिविल इंजीनियरिंग इज मोस्टली फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, whereas architecture is to harness this energy and to provide us aesthetic looks of the structure building। तो आप ये मान के चलिए कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दीज आर द एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ वास्तुशास्त्र। तो ये लोग कहते हैं कि वास्तुशास्त्र अलग है या फिर सिविल इंजीनियरिंग अलग है या आर्किटेक्चर अलग है। मैं इन चीज़ों को मानता नहीं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड इवोल्व हुआ है, टेक्नोलॉजी इवोल्व हुआ है, हाउस कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा एक विकास हुआ है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स करते हैं तो उसमें 5-6 सब्जेक्ट ऐसे आते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग प्लानिंग है। ये सारा पढ़ के आगे बिल्डिंग को कैसे बनाना है, ऐसे नहीं है कि वो एक दिन में बिल्डिंग बना रहे हैं। वो सारा का सारा जो ये एनर्जी साइकिल है उसको पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, जो आर्किटेक्ट बनने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट 5 साल का 10 सेमेस्टर का कोर्स करते हैं। 10 सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में 4 से 5 कोर्स होते हैं, तो 40 से 50 ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो इन्हीं एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वो करते हैं। तो अब आप सोचिए ये बात को कि क्या जो हमें मिसगाइड करते हैं, हर
मोमेंट पे जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि वास्तु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें चाहिए कि हमें दिमाग से सोचना चाहिए कि दिस इज़ एन एडवांस्ड वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, वहाँ पे हमें नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज़ें हैं डेफिनेटली प्लैनेटरी मूवमेंट हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, वैदिक हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि इनकी एनर्जी को हार्नेस करना चाहिए। कॉस्मिक एनर्जी इज समथिंग विच रियली मैटर्स टू आवर ग्रोथ, और ये कैसे कैप्चर करनी चाहिए, इसमें कुछ सिद्धांत नहीं हैं जो कि आर्किटेक्ट्स नहीं पढ़ते या सिविल इंजीनियर्स नहीं पढ़ते हैं, और जो पुरानी चीज़ें अच्छी थी वो इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेट करने के बाद नए मेथड्स बताते हैं, नए सॉल्यूशंस बताते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट से भी और जो दूसरे लोग भी यदि मेरे मैसेज को सुन रहे हैं तो, कि आप मिसगाइडेड नहीं हुई। ऐसा कोई मिसफॉर्चून नहीं होता। आपकी एनर्जी का कैसे एनर्जी किसी भी घर में या किसी भी आपके एस्टैब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में है, तो कैसे इसको एनहांस किया जाए, इसके बहुत सारे मॉडर्न टूल्स अवेलेबल है, मॉडर्न मेथड्स अवेलेबल है। आप खुद से या केवल छोटे कारीगर से ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो किसी सिविल इंजीनियर से, किसी एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट से आप कांटेक्ट करिए, रादर देन कि आप केवल जो एक किताब पढ़ के अपने आप को वास्तुशास्त्री बोलते हैं। बेसिकली जो साउथ इंडिया है हमारा, वहाँ पे वास्तुशास्त्र उस समय जो बिल्डिंग प्लानिंग और बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का काम था बहुत अच्छा था। वहाँ के टेम्पल्स देखिए आप, दक्षिण भारत के मंदिर बहुत ही सुंदर और अच्छे बने हुए हैं। कुछ मंदिरों में तो ऐसा होता है कि एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता कि वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। तो ऐसे डिज़ाइंस हैं, तो वहाँ उस चीज़ का फ़ायदा उठा के बेंगलुरु बेस्ड कुछ लोग वास्तुशास्त्र की 100-200 रुपए की किताब निकालते हैं और अपने आप को वास्तुशास्त्री कहते हैं कि बस जो उन्होंने कह दिया वही होगा। तो आप इससे मिसगाइडेड नहीं रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। वास्तुशास्त्र क्या है इसके बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए। जो मेरा डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है उसमें मैं बहुत सारे लिंक दे रहा हूँ आपको कि दूसरे लोग वास्तुशास्त्र के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आप थोड़े छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं और थोड़े वेब पोर्टल्स हैं। आप थोड़ा समय दे के उसको पढ़िए। नए टॉपिक पे फिर से मैं आऊँगा। सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।